नमस्कार स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज 11th अकाउंट से जो टॉपिक हम लेके आए हैं उसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हिंदी में इसे बोलते हैं बैंक समाधान विवरण। हाँ जी, शॉर्टकट में हम इसे बीआरएस भी बोलेंगे। ठीक है, बीआरएस के बारे में क्वेश्चन अराइज होता है। बच्चे पूछ रहे हैं कि मैडम हम ये क्यों पढ़ते हैं, क्या इसमें हम बैंक की समस्याओं का समाधान करेंगे? नहीं बेटा, बैंक की समस्याओं का समाधान हम नहीं करेंगे। हम करेंगे बैंक से एक बिजनेसमैन को जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं बैंक से होने वाली ट्रांजैक्शन के दौरान, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए जो विवरण तैयार किया जाएगा उसे हम बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हाँ जी, तो एक बच्चा पूछ रहा है कि मैडम क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और एक दूसरा बच्चा कह रहा है मैडम एक बार मेरे पापा का चेक डिपॉजिट कराया और बहुत दिनों तक हमें उसकी पेमेंट नहीं मिली। तो इस तरह की समस्याओं के बारे में बात करेंगे क्या? हाँ जी बेटा, आज हम इस तरह की ही समस्याओं के बारे में बात करेंगे। तो इन समस्याओं को समझने से पहले आपको पता है कोई भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए ये जरूरी है कि पहले हम पता लगाएं कि वो समस्या क्यों उत्पन्न हुई, उस समस्या के उत्पन्न होने के कारण क्या हैं, तभी हम उस समस्या को ठीक तरीके से सुलझा पाएंगे। ठीक है, तो अब समस्या क्या है, क्यों उत्पन्न हुई, इसके लिए इस बात को समझाने के लिए बीआरएस क्या है ये समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेती हूँ। एक बच्चा जो अभी बोल रहा था कि मेरे पापा को प्रॉब्लम हुई, चेक डिपॉजिट कराया, तो उसी बच्चे से हम लेते हैं बेटा आपके पापा को छोड़कर हम मान लेते हैं कि आप ही वो बिजनेसमैन हैं जिसे समस्या हो। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने क्या मान लिया? बिजनेसमैन। ठीक, हर एक बिजनेसमैन, आजकल आपको पता है मोदी जी जोर दे रहे हैं कैशलेस इकोनॉमी पे, तो कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए हर कोई क्या करता है, हर व्यक्ति अपना बैंक में एक अकाउंट खोलता है। तो बिजनेसमैन भी, उसकी तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वो भी एक मस्ट भी उसका बैंक में अकाउंट होगा। है ना बेटा आपका, आपके पापा का? हाँ जी मैडम, बिल्कुल है। ठीक है, वो जवाब दे रहा है हाँ जी मैडम। ठीक है, तो मान लिया ये बिजनेसमैन है, आप बिजनेसमैन हैं और आपका बैंक में अकाउंट है। कौन से बैंक में एक्सपोज किया हमने? एसबीआई बैंक। अब आपके और बैंक के बीच में जो जो लेन देन होंगे उसकी हम क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग। ठीक है, हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो उसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि बीआरएस अकाउंटिंग का कोई पार्ट नहीं है। अकाउंटिंग सर्कल में हमने क्या पढ़ा था कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? जर्नल में करते हैं, लेजर में करते हैं, देन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। इस तरीके से ये सर्कल घूमता रहता है। बट बैंक रिकॉन्सिलिएशन वहां कहीं नहीं आया, क्योंकि ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है बेटा। ये क्या है? ये कंट्रोलिंग टूल है। ये क्या है? ये एक कंट्रोलिंग टूल है। आप इसे याद कर सकते हैं, कंट्रोलिंग टूल है। कंट्रोलिंग टूल क्यों? कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आती है। अब प्रॉब्लम क्या आती है हम इस बात पे थे। तो देखिए, बैंक में जो भी ट्रांजैक्शन होती है आपके और बैंक के बीच में, उसकी रिकॉर्डिंग एक बिजनेसमैन कहाँ करेगा? कैश बुक में। उसकी रिकॉर्डिंग एक बिजनेसमैन कहाँ करेगा? कैश बुक में। और बैंक कहाँ करेगा? बैंक अपने हर एक कस्टमर का अकाउंट खोलता है, तो बैंक अपनी लेजर बनाएगा। उस लेजर में वो क्या करेगा? उस कस्टमर के अकाउंट में उससे रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन की एंट्री करेगा। ये बात क्लियर है बेटा? रिकॉर्डिंग दो जगह होगी, लेकिन ध्यान रखना बीआरएस डबल एंट्री सिस्टम पे भी बेस्ड नहीं है। डेबिट क्रेडिट का कोई वो नहीं है इसमें। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम का रूल फॉलो नहीं होता। एक ट्रांजैक्शन की एक ही पर्सन दो जगह एंट्री नहीं करता। यहाँ दो अलग अलग एंटिटी हैं। बिजनेसमैन कैश बुक में एंट्री कर रहा है, बैंक उसके कस्टमर के अकाउंट में एंट्री कर रहा है। अब ये ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होंगी? कैश बुक में और पासबुक में। ये दोनों कैसे एंट्री करेंगे, ये बात क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ कुछ ट्रांजैक्शंस एज्यूम कर ली हैं, जिनकी हेल्प से मैं इन दोनों की बुक्स में आपको एंट्री बताऊंगी। फिर उन एंट्रीज को मैच करके हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई,
क्यों क्रिएट हुई और फिर उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। ओके, तो इसके लिए बैंक बिजनेसमैन के लिए हमें क्या प्रिपेयर करनी है, कैश बुक। तो कैश बुक का फॉर्मेट आपको पता है बेटा, कैश बुक आपने दो तरह की पढ़ी है, एक सिंगल कॉलम और दूसरी डबल कॉलम। क्योंकि हम यहाँ बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं तो हम डबल कॉलम कैश बुक यूज करेंगे। बट डबल कॉलम कैश बुक में भी हम सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहां सिर्फ बैंक कॉलम लिया है, ठीक है, ये बैंक कॉलम है, सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम लिया है। जो कैश कॉलम होगा उसे हम स्किप कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए कैश बुक का फॉर्मेट एक बार नजर मार लीजिए। कैश बुक के फॉर्मेट में डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, बैंक अकाउंट का जो कॉलम होता है उसका अमाउंट आ जाएगा। क्रेडिट साइड में फिर से यही रिपीट होगा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और बैंक कॉलम का अमाउंट, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट दो साइड होते हैं, आपको पता है। कैश बुक जर्नल और लेजर दोनों का काम करती है, ठीक। अब एक बैंक जो रिकॉर्डिंग करेगा वो कहां करेगा। देखिए मैंने अभी आपको कहा बैंक कस्टमर के अकाउंट में रिकॉर्डिंग करेगा, कस्टमर के अकाउंट में रिकॉर्डिंग करेगा। लेकिन बैंक कभी भी कस्टमर को कस्टमर का अकाउंट अपनी लेजर नहीं दिखाता। अब अगर किसी कस्टमर को चेक करना है अपने अकाउंट को तो वो कैसे करेगा, उसके लिए वो उसके अकाउंट की कॉपी देता है, ठीक है। हमें राइट है कि हम अपने अकाउंट को चेक कर सके, लेकिन बैंक अपनी लेजर नहीं देगा। वो क्या करेगा, हमारे अकाउंट की कॉपी हमें देगा। किस फॉर्म में, पासबुक के फॉर्म में। किस फॉर्म में, पासबुक की फॉर्म में, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ बैंक भी कह सकते हैं, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ बैंक भी कह सकते हैं। तो देखो बैंक जो पासबुक हमें देगा उस पासबुक में हमारे से रिलेटेड एंट्रियां किस तरीके से रिकॉर्ड की जाएंगी। तो पासबुक का फॉर्मेट क्या होगा बेटा, ये तो आपने पढ़ा हुआ था, ये मैंने ऑलरेडी इसलिए बना लिया। लेकिन पासबुक का फॉर्मेट आपने नहीं पढ़ा हुआ, अब चाहें तो अपनी पासबुक में इसे चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले डेट, देन पर्टिकुलर्स, फिर एक कॉलम होगा विड्रॉल्स का, विड्रॉल्स, फिर डिपॉजिट्स। अच्छा बच्चों आपको बता दूं, विड्रॉल्स डेबिट है, डिपॉजिट क्रेडिट है। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से विड्रॉल्स मतलब डेबिट, डिपॉजिट मतलब क्रेडिट। हाँ जी, हिंदी में देखेंगे तो नाम और जमा लिखा मिलेगा बेटा, नाम और जमा, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस के बारे में बताएगा कि आपकी बैलेंस कैसा है और उसके बाद बैलेंस शो करेगा। एक पर्टिकुलर डेट पे आपके बुक में क्या बैलेंस है वो शो करेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये दोनों फॉर्मेट मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे, ठीक। आप पासबुक में अपना देख सकते हैं ये फॉर्मेट। अब हम इन ट्रांजैक्शंस को जो मैंने एज्यूम की हैं उन्हें इन दोनों में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है हमारी, मान लिया हमने कि आप जो बिजनेसमैन हैं, आपने बैंक में, अपने एसबीआई बैंक में अकाउंट खोला। 1 अगस्त को ओपन्ड अकाउंट इन बैंक विद ₹20,000। जब आप बैंक में अकाउंट खोलेंगे तो आप क्या एंट्री करेंगे। हाँ जी, आपको बता दूं ये कॉन्ट्रा एंट्री है, लेकिन क्योंकि हम कैश कॉलम स्किप कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही एंट्री करेंगे इसकी, बैंक कॉलम वाली। बैंक कॉलम वाली एंट्री क्या होगी, हाँ जी, कैश बुक पे रूल लगेगा रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक है। आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, बैंक अकाउंट आपकी एसेट है, एसेट जब इंक्रीज होती है तो डेबिट, एसेट जब डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश आ रहा है बैंक में, कैश डिपॉजिट हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, कॉन्ट्रा एंट्री है ये टू कैश अकाउंट 20,000, ठीक है। हाँ जी, अब पासबुक में बैंक कैसे दिखाएगा, 1 अगस्त को पासबुक में एंट्री कर देगी, वो लिखेगा टू कैश, डिपॉजिट में 20 बाय कैश है,
20,000। आप कैश लिख लीजिए, कैश डिपॉजिट 20,000। ये क्रेडिट बैलेंस, ध्यान रखिए ये क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि बैंक के लिए ये लायबिलिटी है, तो ये बैलेंस आ गया 20,000। हम पहले कैश बुक बना लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे पासबुक। कैश बुक में 1 अगस्त की एंट्री कर दी हमने अकाउंट ओपन कर लिया 20,000 रुपए से। उसके बाद देखिए 5 अगस्त को कैश डिपॉजिट कराया हमने बैंक में 30,000 रुपए, कैश जमा करा रहे हैं। फिर से डेबिट साइड में एंट्री आएगी 5 अगस्त टू कैश अकाउंट, काउंटर एंट्री 30,000। आफ्टर दैट 10 अगस्त आपने चेक इशू किया ए को 8,000 रुपए का। आपका कोई क्रेडिटर होगा मिस्टर ए, उसको आपने 8,000 का चेक दे दिया। आप चेक देंगे तो आप क्या करेंगे, आपका पैसा कम हो रहा है, आप इमीडिएटली उसको क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे। क्रेडिट साइड में उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम 10 अगस्त को बाय ए को चेक दिए हमने 8,000, ठीक है। देन 11 अगस्त को एक और ट्रांजैक्शन है जिसमें हमें चेक रिसीव हो रहा है मिस्टर बी से, और ये चेक हम उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं। कितने की? 15,000 रुपए की। 15,000 रुपए का चेक ये हमने जमा करा दिए तो हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा टू बी से मिल रहा है हमें 15,000 रुपए, ठीक है जी। हमने उसी दिन चेक में डिपॉजिट कराया, बैंक में डिपॉजिट कराया और अपनी कैश बुक में इसकी एंट्री कर ली। 14 अगस्त को एक और चेक हमें मिला मिस्टर सी से 13,000 का, और ये भी हमने क्या कर दिया, बैंक में जमा करा दिया। यहां लिखा हुआ है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, बाय मिस्टर सी। मिस्टर सी ने ये हमारे अकाउंट में जमा करा दिया, ठीक है, 13,000 रुपए का। तो हमने क्या किया, इसकी एंट्री कर दी। 14 तारीख को सी ने हमारे अकाउंट में बैंक में जमा कराया और हमने इसकी एंट्री कर दी। 15 अगस्त को रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग पेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ। हमने बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि हर 15 तारीख को हमारी बिल्डिंग का किराया आप दे दिया करें, और बैंक ने ऐसा ही किया, 15 तारीख को किराया दे दिया। हमें पता है 15 तारीख को हमारा किराया जाता है, तो 15 तारीख को हमने किराए के बाय रेंट 20,000 रुपए लिख दिए। अब 15 तारीख को मेरे मन में ये सवाल पैदा हुआ कि देखो मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, चलो देख लेते हैं एक बार कितना पैसा पड़ा है। 15 अगस्त को हम इसे बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए हम इधर ऐड कर रहे हैं 20, 30, 50, 60, 70, 78,000। यहां आ गया आपका 28। बैलेंस देखिए कितना बचेगा, 28, 50,000। ओके, हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है, बच्चे कह रहे हैं ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। कैश बुक की एंट्री तो आपको पहले से ही आती है। अब जब मैंने, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, मैंने अपनी बैंक की ऐप में चेक किया कि मेरे बैंक में कितना बैलेंस पड़ा है, तो बैंक में चेक किया तो मेरा बैलेंस तो 45,000 दिखा रहा है बैंक। मुझे टेंशन हो गई, 5,000 रुपए कहाँ गए मेरे। तो अब मैं क्या करूंगी, इसे चेक करूंगी कि 5,000 कहाँ गए। तो मैं फटाफट से कहाँ जाऊंगी, बैंक में जाऊंगी। बैंक में, अब बैंक को मैं अगर कहूंगी कि मुझे मेरा अकाउंट दिखाओ तो बैंक अकाउंट तो नहीं दिखाएगा। बैंक क्या करेगा, अपनी पासबुक ले आओ, अपनी पासबुक पूरी करा लो और उसमें से आप ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर लो। तो मैं वहां जाऊंगी, फटाफट अपनी पासबुक को कंप्लीट कराऊंगी। तो 15 तारीख तक की एंट्री पासबुक मुझे शो करेगी, ठीक है। तो अब उसमें क्या क्या एंट्री होंगी देखिए। 1 अगस्त को हमने जब अकाउंट खोला था, कैश डिपॉजिट कराया था, तो बैंक ने हमारे अकाउंट में डाल दिया और क्रेडिट बैलेंस शो कर दिया 20,000। अब बात आती है 5 अगस्त की। 5 अगस्त को फिर हमने कैश डिपॉजिट कराया था, तो बैंक अगेन कैश डिपॉजिटेड लिख देगा। डिपॉजिट कराया, डिपॉजिट के कॉलम में 30,000 डाल दिए।
अब फिर मेरा क्रेडिट बैलेंस है कितना, 20 पहले था, 30 और डिपॉजिट हो गया तो टोटल 50। बेटा ध्यान रखना ये डेबिट बैलेंस है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, लेकिन पासबुक क्या शो कर रही है, क्रेडिट बैलेंस। ये अपोजिट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी तो एसेट है इसलिए डेबिट बैलेंस शो कर रही है, बट पासबुक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई है। पासबुक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो बैंक ने तो हमारा इतना पैसा देना है, उसकी लाइबिलिटी है, इसलिए इसका कैसा बैलेंस है, क्रेडिट। अब आते हैं हम 10 अगस्त की एंट्री पे। 10 अगस्त की एंट्री, हमने ए को 8,000 रुपए का चेक दिया, लेकिन हमारी पासबुक में ये एंट्री नहीं है। अब क्यों नहीं है एंट्री, देखिए जब हम किसी को चेक इश्यू करते हैं ना, तो हमने अपने बैंक का चेक दिया, मैंने उसे एसबीआई का चेक काट के दे दिया, एसबीआई का चेक काट के ए को दे दिया। ए क्या करेगा, ए इस चेक को अपने बैंक में जमा कराएगा। सपोज करते हैं कि पीएनबी में उसका अकाउंट है, पीएनबी बैंक में एक अकाउंट है, उसने जाके ये चेक पीएनबी में जमा करा दिया। अब पीएनबी बैंक उसके पीएनबी खाते में पैसे जमा कैसे होंगे, हमारे अकाउंट से कट के यहाँ पे जाएंगे। बीच में आरबीआई का भी रोल होता है, ठीक है, ये आरबीआई को रिपोर्ट करेगा, आरबीआई इन्हें रिपोर्ट करेंगे, फिर ये आरबीआई को पेमेंट करेगा ट्रांसफर, फिर पीएनबी के पास चलेंगे। मीन्स आप मोटा सा समझे कि पीएनबी अकाउंट में एसबीआई अकाउंट से पीएनबी अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इस ट्रांजैक्शन के दौरान 2 से 3 दिन लग जाते हैं, 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अब हमने ए को चेक दिया था 10 को, 2-4 दिन तो वो अपनी पॉकेट में डाले, अपने पास रखे, घूमता रहा, उसे याद ही नहीं रहा। 2-4 दिन के बाद जब उसका ध्यान गया कि ये तो चेक आया हुआ है, इसे डिपॉजिट करा दें, तो उसने क्या किया, 13 दिन के बाद 13 तारीख को, 13 अगस्त को ये अपने बैंक में जमा करा दिया, ए के बैंक में, पीएनबी बैंक में जमा करा दिया। अब इस बैंक में जमा हुआ 13 तारीख को, ये बैंक रिपोर्ट देगा, उसके बाद एसबीआई एक्शन में आएगा, हमारे अकाउंट से पैसे निकालेगा और इस अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो इस सारे काम में भी कितने दिन लग जाएंगे, 2 से 3 दिन। तो ये ट्रांजैक्शन कब होगी, 16 को। हम तो अकाउंट कब तैयार कर रहे हैं, पासबुक कब चेक कर रहे हैं, 15 तारीख को। तो ऑब्वियस है हमारी पासबुक में ये एंट्री कहीं भी नहीं नजर आएगी, क्योंकि हमारे बैंक के पास इससे रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। अभी हमारे बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा काट के उसके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है। ओके, तो 10 अगस्त वाली एंट्री नहीं दिखा रही पासबुक। इसके बाद आ गई 11 अगस्त को। 11 अगस्त को बी ने हमें क्या किया, चेक दिया, हमने उसी दिन जाके बैंक में जमा करा दिया। अब बात वही आती है कि बी ने हमें दिया उसके बैंक का, हमने अपने बैंक में एसबीआई में जमा करा दिया, तो हमारा बैंक उसके बैंक से पैसे लेगा, ठीक है, तो वहां आने में भी 2-3 दिन लगेंगे। चलो कोई बात नहीं, 11 को आया था, हमने तो 11 को ही डिपॉजिट करा दिया, 11 अगस्त को ही डिपॉजिट हो गया, तो 2-3 दिन लगेंगे भी, तो ज्यादा से ज्यादा 14 अगस्त को ये हमें मिल जाएगा। तो पासबुक हमें क्या दिखा रही है, 14 अगस्त को एंट्री दिखा रही है कि हमारा एक चेक था जो मिस्टर बी से था, चेक फ्रॉम बी, चेक कलेक्टेड, ठीक है, चेक का नंबर दिखाती है वो पूरा कि ये चेक है, ये चेक कलेक्ट हुआ है। तो चेक जो भी है डिपॉजिट किया गया, कलेक्ट हुआ, चेक दिखाएगी वो और हमारे अकाउंट में पेमेंट कर देगी 15,000, डिपॉजिट कर दी। फिर से क्रेडिट बैलेंस है मेरा 50 ये और 15 ये, तो कितने का क्रेडिट बैलेंस आ गया, 65,000। अब 14 अगस्त को एक और चेक मिला था हमें मिस्टर सी से। अब 14 अगस्त को मिला हमें, हमने जमा भी, मिस्टर सी ने सीधा हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, लेकिन ट्रांजैक्शन को कैश होने में कितने दिन लगेंगे, 2 से 3 दिन। तो ये कब होगी, 16 या 17 तारीख को नियर अबाउट, हम 3 दिन मान के चल रहे हैं, तो ये 17 को होगी। हम पासबुक मैच कर रहे हैं 15 को, ऑब्वियसली ये ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंट में
नहीं शो होगी। इसके बाद 15 अगस्त को रेंट पे किया बैंक ने, तो ये ट्रांजैक्शन इमीडिएटली बैंक दिखा देगा क्योंकि वो पे कर चुका है 15 को। रेंट पेड, विड्रॉल्स में पैसे कम कर देगा हमारे, कितने, 20,000। तो अब फिर मेरा क्रेडिट ही बैलेंस है, 65 मेरे अकाउंट में पड़े थे, 20 डिडक्ट कर दिए उसने, तो क्रेडिट बैलेंस कितने का दिखा रहा है वो, 45। तो अब देखिए, ऑन 15th of August बैंक shows 45,000 in my account, but my cash book shows 50,000। देखिए क्या हुआ, 5,000 का गैप आ गया, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, एक टेंशन क्रिएट हो गई। अब ये क्यों क्रिएट हुई, ये जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी है, ये क्यों क्रिएट हुई, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं इस सारे को शॉर्टकट में आपको बताना चाहूंगी। कंक्लूजन क्या निकला कि एक बिजनेसमैन और बैंक के बीच में कौन सी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ट्रांजैक्शंस ओकर रिलेटेड टू बैंक। ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है, बिजनेसमैन के द्वारा उसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में हो रही है, कैश बुक जिसका सिर्फ हम बैंक कॉलम दिखा रहे हैं, और बैंक के द्वारा उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पासबुक में हो रही है, कस्टमर अकाउंट जिसे हम पासबुक बोल रहे हैं, यहाँ पासबुक में हो रही है। रिकॉर्डिंग बिजनेसमैन भी कर रहा है उस ट्रांजैक्शन की, रिकॉर्डिंग बैंक भी कर रहा है उस ट्रांजैक्शन की, दोनों क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, दोनों का बैलेंस क्या आना चाहिए, इक्वल। बट ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, कई बार पासबुक डिले कर देती है एंट्री करने में, कई बार बिजनेसमैन को कोई ऐसी एंट्री पता नहीं चलती जो डायरेक्टली बैंक से हो गई है। ठीक, तो उस केस में क्या क्रिएट हो जाता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। आपने देखा ना अभी क्या हुआ, डिफरेंस क्रिएट हो गया यहाँ। ठीक, तो इस डिफरेंस के रीजन क्या है, इस सारे एग्जांपल से आपकी समझ में क्या आया, क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, रीजन ये 3 हो सकते हैं, ड्यू टू टाइम गैप, ड्यू टू एरर, ड्यू टू इनकम्प्लीट रिपोर्ट। कई बार कोई गलती भी हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है हमारा अकाउंटेंट छुट्टी पे 1-2 दिन वो नहीं आया, तो वो 2 दिन के बाद ट्रांजैक्शन की एंट्री करेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो इन दोनों की स्टडी नहीं कर रहे हम, ड्यू टू टाइम गैप मेजर रीजन रहेगा आपके सिलेबस में। ठीक, तो इन कारणों से, जब इन सभी कारणों से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस नहीं मिलता, तो उस बैलेंस को, उसके कारणों को, उसके रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है जिसे बोला जाता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू, हाँ जी, अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू explain the reasons for difference between the two balances which is known as BRS। एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसा विवरण जो तैयार किया जाता है इन दोनों बैलेंसेस के डिफरेंस को बताने के लिए, इसके कारणों को बताने के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम, BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हाँ जी बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गया होगा कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्या है और क्यों तैयार की जाती है। अगले लेक्चर में हम फाइंड आउट करेंगे कि इन डिफरेंस के कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों को किस तरीके से करेक्ट किया जा सकता है, मीन्स क्या टेक्निक है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करने की। तो आज के लिए यही था, धन्यवाद।